नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं लोकेश बंगालिया। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में मोहम्मद गोरी आक्रमणकारी के बारे में पढ़ा था। मोहम्मद गोरी के द्वारा तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में दोस्तों मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है और मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है दोस्तों। अब तराइन की दूसरी लड़ाई जो कि 1192 में हुई थी, तराइन में ही, जो कि करनाल में स्थित है। अब इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। जीत का कारण हमने बताया था कि जो पृथ्वीराज के सहयोगी थे उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया था। और 1194 में दोस्तों चंदावर की लड़ाई पड़ी थी। चंदावर की लड़ाई जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी और इस लड़ाई में जयचंद की हार हुई थी और मोहम्मद गोरी के हाथों जयचंद मारा गया था दोस्तों। इस लड़ाई को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी और अधिक शक्तिशाली हो गया था और भारत पर 1206 तक शासन करता है। 1206 में जब मोहम्मद गोरी गजनी जा रहा था तो रास्ते में जाटों के द्वारा आक्रमण कर दिया और 1206 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद गोरी अपने जीते हुए क्षेत्रों को अपने गुलामों को देकर जा रहा था, अब उनके गुलाम दोस्तों तीन थे। तीन कौन से थे? पहला जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा यल्दौज और तीसरा कुबाचा होता है दोस्तों। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनेगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक बनता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है। अब मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद दोस्तों जो समय माना जाता है 1206 से लेकर 1526 तक के समय को हम दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के दौरान कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं। कुल 5 वंशों ने शासन किया। अब दिल्ली सल्तनत काल का जो पहला वंश माना जाता है दोस्तों उसको गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। कई बार पेपर में गुलाम वंश नाम न दे के ममलूक वंश भी दे देता है। तो पहला जो वंश आता है दोस्तों अपना वो आता है कौन सा? गुलाम या ममलूक वंश। अब गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश आता है दोस्तों उसको कहा जाता है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के बाद जो तीसरा वंश आता है दोस्तों वो आता है तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद जो चौथा वंश आता है वो आता अपना सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश माना जाता है दोस्तों वो आता है अपना लोधी वंश। लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का समय भी समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कब होती है? खिलजी वंश की स्थापना
कब होती है तुगलक वंश की स्थापना और सैयद वंश की स्थापना और लोधी वंश की स्थापना कब होती है, कई बार पेपरों में उठ जाता है। तो दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना जैसा कि हमने बताया मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उनके गुलाम के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, कब हुई थी? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और गुलाम वंश का शासनकाल दोस्तों 1206 से लेकर चलता है 1290 तक चलता है। अब गुलाम वंश के बाद अगला जो वंश आता है दोस्तों वो आता है खिलजी वंश, और खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है दोस्तों, और इनका शासनकाल मात्र 30 वर्ष तक ही चलता है। अब 90 में 30 जोड़ोगे तो 1290 में 30 जोड़ोगे तो 1320, और 1320 तक खिलजी वंश का शासन चलता है। और दोस्तों इसको ही सबसे छोटा शासनकाल माना जाता है सल्तनत काल का। अब 1320 के बाद जो अगला वंश आया अपना तुगलक वंश, और तुगलक वंश की नींव दोस्तों 1320 में रखी गई थी, और इनका शासनकाल 1320 से लेकर चलता है अपना 1414 तक। अब 1414 में तुगलक वंश का अंत हो जाता है, और तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश आता है सैयद वंश, और 1414 में सैयद वंश की स्थापना कर दी जाती है, और 1414 में स्थापना करने के बाद इनका शासनकाल चलता है दोस्तों 1451 तक। ये दूसरा छोटा वंश माना जाता है दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल का। अब 1451 में इस वंश का अंत हो जाता है, और जो अगला वंश आता है अपना लोधी वंश आता है, जो कि दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम वंश माना जाता है। और लोधी वंश की स्थापना दोस्तों 1451 में होती है, और 1526 तक इनका शासनकाल चलता है दोस्तों। अब ये तो थी दोस्तों टाइम पीरियड की बात की, कब से लेकर कब तक शासन चला। अब दोस्तों इनके संस्थापक भी पूछ लेता है कई बार कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों करते हैं इनके संस्थापक शुरू। तो गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक हो गए, कुतुबुद्दीन तो दोस्तों संस्थापक हो गया। अब इसका अंतिम शासक पूछता है कई बार, क्योंकि क्यों पूछता है दोस्तों, क्योंकि इस अंतिम शासक ने अंत किया था, और कौन जो अगला वंश होता है इसकी शुरुआत होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो था संस्थापक, तो अंतिम शासक कौन था दोस्तों, वो था अपना कैमूर्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। और 1290 में कैमूर्स की हत्या कर दी जाती है खिलजी वंश के संस्थापक के द्वारा। और खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है दोस्तों उसका नाम होता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जैसा कि दोस्तों हमने अभी बताया था कि सबसे छोटा वंश कौन सा था, खिलजी वंश। और खिलजी वंश में दोस्तों कुल 3 ही शासकों ने शासन किया था, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन और मुबारक खिलजी। तो अंतिम शासक कौन बताओगे इसका? अंतिम शासक मुबारक खिलजी अंतिम शासक माना जाता है दोस्तों मुबारक खिलजी। अब मुबारक खिलजी की हत्या करके तुगलक वंश की नींव रखी जाती है। और मुबारक खिलजी की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है दोस्तों।
और गयासुद्दीन तो इसका संस्थापक हो गया। अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक को माना जाता है दोस्तों। अब अंतिम शासक हो गया नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक की हत्या सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां के द्वारा कर दी जाती है दोस्तों। खिज्र खां के द्वारा कर दी जाती है और खिज्र खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। अब खिज्र खां के बाद जो अगला शासक आता है, अंतिम शासक आता है लोदी वंश का, वो था दोस्तों खिज्र खां के जो अंतिम सैयद वंश का जो अंतिम शासक आता है दोस्तों, वो अलाउद्दीन आलम शाह को माना जाता है। अब अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या बहलोल के द्वारा कर दी जाती है दोस्तों। और लोदी वंश का जो कि अंतिम शासक था, जिसको दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम शासक भी कह सकते हैं दोस्तों, वो था इब्राहिम लोदी दोस्तों। इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी की हत्या पानीपत की पहली लड़ाई जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में होती है दोस्तों। इस लड़ाई में बाबर की जीत हो जाती है और इब्राहिम लोदी बाबर के हाथों मारे जाते हैं पानीपत की लड़ाई में। और इनका मकबरा भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पानीपत में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं और दिल्ली सल्तनत काल का पहला वंश पढ़ेंगे जो कि गुलाम वंश है या ममलूक वंश। अब दोस्तों गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा? तो नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी न किसी के गुलाम रहे होंगे या इनके पिताओं के माता पिता के द्वारा इनको पैसों के बदले बेच दिया गया होगा। इस कारण इनको क्या जाता है? गुलाम वंश। अब दोस्तों गुलाम वंश के जो शासक थे वो अपने आप को गुलाम कहलाना पसंद नहीं करते थे। अब कोई भी भाई अपने आप को गुलाम कहलाना कोई भी पसंद नहीं करेगा, तो इन्होंने अपने आप को गुलाम वंश न कहकर अपने आप को कौन सा नाम दिया दोस्तों? ममलूक वंश। कई बार पूछ लेता है कि ममलूक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो गुलाम वंश का संस्थापक या ममलूक वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की और कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 4 वर्षों तक चलता है दोस्तों। 1206 से लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन चलता है 1210 तक। अब ये शासक बन गए थे दोस्तों, तो इन्होंने शासक बनने के बाद राजधानी बनाना जरूरी था, तो इन्होंने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी दोस्तों लाहौर को। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई लाहौर। अब लाहौर राजधानी बनाने के बाद यहाँ की जनता इनको लाख बख्श के नाम से भी पुकारा करती थी, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों लाख बख्श। लाख का मतलब होता है लाख और बख्श का मतलब होता है
दानी। लाखों का दान करने के कारण इनको जनता क्या कहती थी? लाख बख्श। तो उपाधि या उपनाम भी कह सकते। उपाधि कौन सी प्राप्त थी दोस्तों? लाख बख्श के उपाधि प्राप्त थी। उपनाम की बात करें तो इनको उपनाम की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। अब कुरान खां के नाम से क्यों जाना जाता था दोस्तों? क्योंकि जो कुरान की जो आयतें थी इनको मुँह जुबानी याद थी, तो इस कारण इनको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। अब इनके द्वारा भारत में क्या क्या बनवाए गए तो पढ़ते हैं। निर्माण किन किन का करवाया गया? तो दोस्तों भारत में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया दोस्तों। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई। तो नाम से ही पता लग रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन के द्वारा दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी गई, परंतु दोस्तों इसको पूरा न करवा सके क्योंकि 1210 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो अगला निर्माण करवाते हैं दोस्तों भारत में, वो किसका करवाते हैं? तो राजस्थान में एक जगह पड़ती है अजमेर, और अजमेर में इनके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। तो क्या नाम बताओगे दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया। अब नाम से ही पता लग रहा है कि इसका नाम 2.5 दिन क्यों रखा गया होगा दोस्तों? क्योंकि इसका निर्माण मात्र 2.5 दिन में पूरा हो गया था, इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया, जो कि अजमेर में स्थित है। अजमेर जो कि राजस्थान में है। अब इनके द्वारा ये निर्माण करवाए गए दोस्तों। अब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान या पोलो खेल रहे थे तो अचानक से घोड़े से गिर जाते हैं, और घोड़े से गिरने के कारण इनके चोट लगती है और चोट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1210 में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है अभी बताया। चौगान को ही दोस्तों इंग्लिश में पोलो कह देते हैं। चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। अब इनकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश का जो अगला शासक बनता है उसको आराम शाह के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों आराम शाह क्या करेगा? हमेशा आराम करता रहता था। दिल्ली की जनता की
किसको कोई परवाह नहीं थी दोस्तों। हमेशा इस बात से दुखी होकर कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दास होता है दोस्तों, जिसका नाम होता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश आराम शाह की हत्या कर देता है 1211 में। अब आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है दोस्तों इल्तुतमिश, जो कि बाद में इनका दामाद भी बनता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों, नहीं फिर बोर्ड को मिटाएंगे। दोस्तों 1210 में इनकी मृत्यु के बाद गुलाम वंश का जो अगला शासक बनता है दोस्तों, वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह। और दोस्तों आराम शाह का शासनकाल 1211 से लेकर 1211 तक ही चलता है, जो कि कुल 8 महीने तक चलता है। 8 महीने तक ही चलता है, क्योंकि वहाँ की जनता ने इनको दोस्तों गद्दी से उतारने का निर्णय ले लिया था। और इनके जो जीजाजी थे दोस्तों, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दास भी थे, जिसका नाम इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश के द्वारा 1211 में इनकी हत्या कर दी जाती है और इल्तुतमिश अगला शासक बनता है। तो हत्या किसके द्वारा की गई दोस्तों? आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा 1211 में कर दी गई दोस्तों। 1211 में कर दी। अब अगला शासक जो आराम शाह के बाद बनता है दोस्तों, वो होता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है दोस्तों 1211 में। और 1211 से लेकर दोस्तों 1236 तक शासन करता है। अब 1236 तक शासन करता है दोस्तों इल्तुतमिश, गद्दी पर बैठा दोस्तों 1211 में। इल्तुतमिश जो कि क्या था, इल्बरी तुर्क था दोस्तों, इल्बरी तुर्क था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ये बदायूं का गवर्नर होता है दोस्तों। और बदायूं जो कि यूपी में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इल्तुतमिश बदायूं जो कि यूपी का गवर्नर होता है दोस्तों। अब इल्तुतमिश शासक बन जाता है। शासक बनने के बाद दोस्तों फिर से अपनी क्या बनाएगा, राजधानी। और राजधानी कौन सी बनाएगा अपनी दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया था लाहौर को। और इल्तुतमिश लाहौर से अपनी राजधानी बदलकर कौन सी बनाता है? दिल्ली बनाता है दोस्तों। राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली बनाता है। लाहौर से बदलकर दोस्तों दिल्ली बनाता है। अब राजधानी बनाने के बाद
इनके द्वारा भारत में किए गए निर्माण कौन से थे? तो निर्माण, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा नींव रखी गई थी कुतुब मीनार की, परंतु उसको पूरा किसके द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों किस शासक के द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। निर्माण क्या क्या किए थे? तो कुतुब मीनार का कार्य पूरा कराया। अब इनके द्वारा ही अपने शासन में इक्ता प्रथा चलाई गई। कौन सी प्रथा चलाई गई दोस्तों? प्रथा की बात करें तो इक्ता होता क्या था कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़े कर उनसे कर वसूलना ही क्या कहलाता था? इक्ता का मतलब होता था भूमि के छोटे छोटे टुकड़े। अब इनके द्वारा ही चहलगामी प्रथा की शुरुआत की गई थी दोस्तों। चहलगामी होता क्या है? चहलगामी 40 गुलामों का दोस्तों समूह होता है जो शासन को या शासन की देखरेख के लिए इनका निर्माण किया गया था। चहलगामी तो 40 गुलामों का समूह होता है दोस्तों। 40 गुलामों के समूह को ही चहलगामी कहा जाता है। अब इल्तुतमिश के द्वारा दोस्तों भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। यहाँ तक किसी को इसके द्वारा ही भारत में पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। अब इल्तुतमिश के द्वारा 2 तरह के और सिक्के चलाए गए थे दोस्तों, जिनको इल्तुतमिश के द्वारा 2 तरह के सिक्के और चलाए गए थे। चांदी का जो सिक्का चलाया गया था उसको टका, और जो सिक्का होता था उसे जस्ता कहा जाता था, जित्तल कहा जाता है मेरे दोस्तों। अब इल्तुतमिश को ही दोस्तों गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है वास्तविक संस्थापक? कई बार पेपरों में उठ चुका है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों कौन बताओगे? इल्तुतमिश। कारण क्या था वास्तविक होने का, संस्थापक होने का? क्योंकि इसने 1229 में बगदाद के खलीफाओं से अपने आप को स्वतंत्र होने का शासक प्राप्त मिलता है, पत्र प्राप्त मिलता है। तो स्वतंत्र शासक गुलाम वंश का स्वतंत्र शासक गुलाम वंश का दोस्तों कहा जाता है, क्योंकि इसने 1229 में बगदाद के खलीफा से
बगदाद के खलीफा से अपने आप को अपने को स्वतंत्र होने का पत्र प्राप्त था दोस्तों। अब 1229 में बगदाद के खलीफाओं से स्वतंत्र शासक होने का पत्र प्राप्त होता है। इस कारण इसको स्वतंत्र शासक कहा जाता है, गुलाम वंश का। अब ऐसे करके 1236 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके शासनकाल में ही मंगोलों के आक्रमण हुए और इन्होंने अपनी कूटनीति से उन आक्रमणों का सामना किया दोस्तों। 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले इन्होंने अपने जीते जी अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को दोस्तों शासक नियुक्त कर दिया था, क्योंकि इनको पता था कि जो इनके पुत्र हैं वो अयोग्य शासक है, गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है। तो इन्होंने पहले ही अपनी पुत्री को तैयार कर दिया था शासक बनने के लिए। अब मृत्यु के बाद परंतु इनका जो पुत्र होता है वो होता है रुकनुद्दीन रजिया सुल्तान की जगह गद्दी पर बैठ जाता है और उनका शासनकाल भी दोस्तों मात्र 11 महीने चलता है। मृत्यु होती है दोस्तों 1236 में। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।